नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव से। देखिए, वैसे तो अभी तक आप मुझे देखते थे, ये जो करंट अफेयर की जो क्लासेस थी इनको मैं पेन टैब से ले रहा था, बट अब मैं क्लासेस को इनको बाई फेस लूँगा, यानी आपके सामने उपस्थित रह करके आपको इन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जितने भी क्वेश्चंस कराता हूं आपको, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं और ये काफ़ी ज्ञानवर्धन भी होते हैं आपके लिए, यानी ये कि आपका ज्ञानवर्धन भी करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से आने वाली रैपिड सीरीज़ के बारे में, जिसमें आपको 6 किताबें देखने को मिलती हैं। ये 6 किताबें एक बेहतरीन टीम के द्वारा तैयार की गई हैं। इनमें आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके आने वाले किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने इसमें वार्निंग दी हुई है कि आप इनको क्या ना करें, इनको इग्नोर बिल्कुल ना करें, आप इनको पढ़कर जरूर देखें। किस तरीके से, तो हमने वेबसाइट पे सैम्पल पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई हुई हैं, यानी कि जब आप एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा 35% का डिस्काउंट। यानी कि जब आप एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 35% का डिस्काउंट, और जैसे ही आपने अगर मेरे नाम का कोड यूज़ कर दिया अंकित 10, तो यही आपका डिस्काउंट हो जाएगा टोटल कितना, 45। तो यानी कि जो किताबें आपको एमआरपी जिनका था 1200 कुछ रुपए, 35% के बाद रह गया उनका 808 कुछ रुपए, लेकिन 45% के डिस्काउंट के बाद में आपको ये बुक्स मिल जाएंगी सिर्फ और सिर्फ 684 रुपीज़ में। तो सैम्पल पीडीएफ बुक के बराबर में, चाहे अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे एग्जाम कार्ड की वेबसाइट हो, सभी जगह अवेलेबल है। आगे देखिए, अब स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस। यहाँ आपसे पहले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में भारत के किस शहर में खसरे का प्रकोप देखने को मिला है। तो आप अच्छे से जानते होंगे कि अभी हाल ही में मुंबई में खसरे का जो प्रकोप है वो देखने को मिला। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये शिकायतें आई। आंसर है इसका मुंबई। देखिए, ये जो मीजल्स नामक वायरस होता है उससे ये फैलता है, यानी वो इसका कारण होता है। दूसरी चीज़ ये कि खसरे का जो दूसरा नाम है वो मीजल्स, यानी कि मीजल्स रूबेला भी होता है। क्लियर है। दूसरी चीज़ आगे देखेंगे, खसरे द्वारा संक्रमित बच्चे की जो स्थिति है वो खराब पोषण, विटामिन ए की कमी और बच्चे की प्रतिरक्षा में कमी आने के कारण और अधिक गंभीर हो जाती है, जो मृत्यु का कारण भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजराइल के कब्जे की अवैधता और उससे संबंधित कितने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की महासभा में रखे गए। तो आप ध्यान रखना, ये 4 प्रस्तावों को जो है वो रखा गया है। देखिए, 4 में से 2 प्रस्ताव फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस, आपका यहाँ पे जैसे दिया है राहत, रिलीफ वर्क्स एंड एजेंसी के जनादेश का विस्तार और फिलिस्तीनी जो शरणार्थियां हैं उनको सहायता प्रदान करने से संबंधित है। दूसरी चीज, बाकी 2 जो हैं वो फिलिस्तीनी शरणार्थियों की संपत्ति और उनके राजस्व से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि ये जो प्रस्ताव है ये इजराइल के लंबे समय तक कब्जे के रूप को संदर्भित करता है। आगे देखेंगे, 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। क्लियर है इतनी बात। आगे देखेंगे, वहीं अगर आप बात करोगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई है वो 1945 में हुई है। मुख्यालय की अगर बात करोगे तो वो कहाँ पे है, हेग, नीदरलैंड में है। और इसका जो उद्घाटन अधिवेशन है, यानी कि आप कह सकते हो इसका पहला भी कह सकते हो, तो वो 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा 15 न्यायाधीशों को 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। आगे देखेंगे, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 अधिसूचित किए गए हैं और ये कब से लागू होंगे। तो आप ध्यान रखना, ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले हैं। बात करेंगे इसमें डिटेल्स के बारे में, तो ई वेस्ट
मैनेजमेंट रूल्स में लेड, मरकरी और कैडमियम जैसे पदार्थों को सीमित करने पर बल दिया गया है। ये नियम बेसिकली जो है ई वेस्ट रिसाइकलिंग में शामिल, चाहे वो निर्माता हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो रिफर्बिशर यानी प्रोड्यूसर रिफर्बिशर हो, और चाहे आपके वो कलपुर्जे हों, ठीक है, तो अलग करने वालों और पुनर्चक्रण करने वालों पर लागू होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है अभयारण्य और उसके आसपास ग्रे लंगूर के 5 समूहों की आहार संरचना का अध्ययन जो है किया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पे हाल ही में 3 प्राइमेटोलॉजिस्ट ने किस राज्य में काला टोप खज्जियार वन्यजीव अभयारण्य और उसके आसपास ग्रे लंगूर के 5 समूहों की आहार संरचना का अध्ययन किया है? तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर हिमाचल प्रदेश है। ये जो अध्ययन किया गया है तो कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश। अब इस क्वेश्चन में आपको 2 चीजें देखने को मिल गई होंगी। एक, इसकी आपको लोकेशन देखने को मिल गई है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। बात किसके बारे में की गई है? तो यहाँ पे ग्रे लंगूर के बारे में बात की गई है। आगे आंसर इसका हिमाचल प्रदेश है। और ये जो रिसर्च है, ये जो शोध है, ये किस में प्रकाशित हुआ है? तो ये आप ध्यान रखना, जर्नल ऑफ थ्रेटन टेक्सा में ये पब्लिश हुआ है, यानी कि ये जर्नल ऑफ थ्रेटन टेक्सा में ये प्रकाशित हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने एक असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कितने यूनिट्स को अतिदोहन की श्रेणी में रखा गया है? यानी कि बेसिकली यहाँ पे पानी की बात की गई है आपसे, और जब पानी की बात की गई है तो यहाँ पे आपको पानी का यूनिट पूछ लिया है। आप ध्यान रखेंगे कि 1006 यूनिट जो है इसका आंसर है। देखिए, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक सहायक कार्यालय है। सबसे पहले तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, भारत भूमिगत जल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। जो भारत है, जो अंडर वाटर है, जो भूमिगत जल है, उसका उपयोग करने वाला सबसे बड़ा तथा भारतीय शहर जलपूर्ति का तकरीबन 48% जो है भूमिगत जल से पूरा करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। आगे अगर बात करोगे तो ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट को ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर है इतनी बात? आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मिस्र के, यहाँ पे देखेंगे, मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित हो रहे COP27 में ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट को पेश किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक कितने वर्षों में कार्बन जो बजट जो है वो समाप्त हो जाएगा? तो वो 9 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट का गठन की अगर बात करोगे तो 2001 में किया गया था। क्लियर इतनी बात? आगे देखेंगे, इसमें आपसे बात की गई है नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल यानी कि NCV-BDC के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर 2022 तक भारत में डेंगू के कितने मामले दर्ज किए गए टोटली? क्योंकि अभी रिसेंट में भी आप लोग देख रहे होंगे डेंगू की बहुत ज़्यादा अधिकता बढ़ती जा रही है, इसके जो पेशेंट्स हैं। तो 63,280 यानी कि 63,280 जो है मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? तो आप लोग सभी इस फैक्ट से चिरपरिचित होंगे क्योंकि सबका ध्यान बहुत रहता है मैच की तरफ अगर देखा जाए तो, क्रिकेट की तरफ। तो इंग्लैंड क्या है, उसने जीता है। आपको पता होगा 2019 में अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था वो भी किसने जीता था? तो इंग्लैंड ने जीता था। अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत ने कब जीता था? तो लास्ट जो जीता था वो 2007 में जीता था। ठीक है। और एक 1983 में भी जीता था। आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने आपको एज अभी इंफॉर्मेशन बताई दी है उसी के बारे में। हाँ, थोड़ा सा फैक्ट ये है कि 2019 में वनडे वर्ल्ड कप जीतना, इन्होंने ये जो कारनामा किया है, ये 12 वर्ष बाद T20 को जीता है। तो किसी भी टाइटल को लगातार जीतने वाला ये पहला देश बन गया है, उसका नाम है इंग्लैंड। देखिए
यहाँ पे आपको स्टेडियम का नाम देखने को मिल जाएगा कि इंग्लैंड की टीम ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जो कहाँ पड़ता है आपका, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है, फाइनल में किसको हराया, तो पाकिस्तान को हराया। कितने विकेट से हराया, तो 5 विकेट से, ठीक है, और दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। आगे अगर बात करोगे तो पहली बार, ये जो फैक्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पहली बार किसी टीम ने एक साथ वनडे और T20 यानी लगातार 19 में जीता था इन्होंने वर्ल्ड कप वनडे वाला, और T20 इन्होंने 2022 में जीता, तो टाइटल जीते हैं। तो ये वाली टीम जो कौन सी है, वो कौन सी है, इंग्लैंड है। क्लियर है। वहीं भारत का मैंने आपको बता ही दिया, वर्ष कब जीता है, तो 2007 में। देखिए यहां आपसे बात की गई है लोक सेवा प्रसारण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे लोक सेवा प्रसारण दिवस जो है ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे कि महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1947 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो से लाखों शरणार्थियों को संबोधित किया था। महात्मा गांधी की स्टूडियो तक की इस यात्रा को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आप ध्यान रखेंगे ग्रेग बार्कले जो है वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने, यानी आईसीसी के। थोड़ा सा जानेंगे यहाँ पे, आईसीसी ने सर्वसम्मति से न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को दूसरे 2 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है, यानी वो इससे पहले भी वही अध्यक्ष थे। बीसीसीआई के सचिव के रूप में, बीसीसीआई के सचिव के रूप में, ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया। तो जय शाह को, यानी कि बीसीसीआई के सचिव कौन है, जय शाह, इनको क्या किया गया, तो इनको आईसीसी के वित्त और वाणिज्यिक मामलों के प्रमुख के रूप में चुना गया है। आगे देखेंगे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसके बारे में जानेंगे। स्थापना जो इसकी हुई थी वो 1909 में हुई थी। मुख्यालय जो इसका है वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अगर आईसीसी के अध्यक्ष के बारे में हम बात करेंगे तो वो कौन है, ग्रेग बार्कले हैं जो न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं। सीईओ की अगर हम बात करेंगे तो जियोफ एलार्डिस ऑस्ट्रेलिया से जो संबंधित हैं वो इसके कौन है, सीईओ हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आगे हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे ये मैगजीन है, यानी कि जो करंट अफेयर मैं पढ़ाता हूँ आपको उन्हीं करंट अफेयर की आपको एक हार्ड कॉपी मंथली मैगजीन के रूप में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से हम इसको तैयार करते हैं, इस पर मेहनत करते हैं मैगजीन पे। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आपसे मुलाकात करेंगे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।